आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी. नड्डा ने महाराष्ट्र के ठाणे में बुद्धिजीवियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करूं तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। एक समय राजनीति का मतलब था तुष्टीकरण, राजनीति का मतलब था फूट डालो और राज करो, राजनीति का मतलब था जनता को गुमराह करके वोट लेना और अपना काम पूरा करना, राजनीति का मतलब था वंशवाद, राजनीति का मतलब था भ्रष्टाचार। ये सब राजनीति से जुड़े नाम थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति को विकास से जोड़ा, विकासवाद से जोड़ा और देश को आगे ले जाने की बात की। उन्होंने भाई भतीजावाद को नकार दिया। आज के इस कार्यक्रम में, प्रबुद्ध जन के संवाद के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू और आप सबके लोकप्रिय सांसद श्री नरेश मस्के जी, हमारे यहाँ से प्रत्याशी और मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, संजय केलकर जी, हमारे पड़ोस के ही हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी ओवड़ा माजीवाड़ा के श्री प्रताप सरनाइक जी, हमारे ज़िला के अध्यक्ष संजय वागुले जी, हेमंत पवार जी ज़िला के अध्यक्ष शिवसेना के, आनंद परांजपे जी ज़िला के अध्यक्ष एनसीपी, भास्कर वाघमारे जी ज़िला अध्यक्ष आरपीआई, हमारे श्रीमती माधवी नायक जी प्रदेश महामंत्री, निरंजन जी हमारे एमएलसी, एडवोकेट सुभाष कावड़े जी, सम्मानित मंच और यहाँ एकत्र आए हमारे समाज के वरिष्ठतम नेतृत्व करने वाले सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पवित्र स्थान कोपनेश्वर मंदिर, जहाँ शिव जी विराजमान हैं, उनको नमन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, प्रताप सरनाइक जी ने और संजय जी ने बताया कि यह सांस्कृतिक भूमि है महाराष्ट्र की। मैं कहता हूँ कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भूमि भी है, समाज सुधारकों की भूमि भी है, वीरों की भूमि भी है। यहाँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का नेतृत्व मिला, जहाँ आज़ादी के आंदोलन में वीर सावरकर का नेतृत्व मिला, जहाँ संविधान को स्थापित करने में B.R. अम्बेडकर का नेतृत्व मिला और जहाँ समाज सुधारक में ज्योतिबा फुले और अन्य लोगों का हम सबको जो मार्गदर्शन मिला है, तो सबसे पहले तो मैं इस पवित्र भूमि पर जिन लोगों ने इस तरीके से अपना योगदान किया, ऐसी महान विभूतियों को मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। अभी हमारे दोनों ही वक्ताओं ने, हमारे प्रताप सरनाइक जी ने भी और संजय केलकर जी ने भी आपके सामने ये बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से महायुति की सरकार काम कर रही है और किस तरीके से थाने का उसमें महत्व है और थाने का नेतृत्व किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और हमारे दोनों साथियों का क्या क्या योगदान है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की है। मैं पहला तो ये मानता हूँ कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी बात सिर्फ थाने तक नहीं है, क्योंकि आप सब समाज के लीडर्स हैं। यू आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। सो आपका इम्पैक्ट थाने पर तो पड़ेगा ही, लेकिन थाने के साथ साथ सारे महाराष्ट्र में आप लोगों की बताई हुई बात का इम्पैक्ट आता है। इसलिए जो हम कहने वाले हैं या जो हमने कहा है या जो हम कहेंगे और जो आप आगे उसको ले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत एम्प्लीफाई होगी और बहुत दूर तक जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए
मैं ये सौभाग्य समझता हूं कि मैं सिर्फ थाने की जनता से नहीं बात कर रहा, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को भी संबोधित कर रहा हूं। ये ताकत आप सब लोगों में है और इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली पल है कि आप हमारी बातों को एम्पलीफाई करेंगे और क्योंकि आप समाज के अग्रज हैं, नेता हैं, लीडर हैं, तो आपकी बात को लोग उसी तरीके से लेंगे। राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज पॉलिटिक्स का डेफिनेशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदल दिया है। द डेफिनेशन, परिभाषा ऑफ पॉलिटिक्स हैज बीन चेंज्ड। एक समय में राजनीति का मतलब था अपीजमेंट, राजनीति का मतलब था तुष्टीकरण, राजनीति का मतलब था डिवाइड एंड रूल, राजनीति का मतलब था कि जनता को गुमराह करके वोट लो और अपना काम स्याधो। राजनीति का मतलब था वंशवाद, राजनीति का मतलब था भ्रष्टाचार। ये सब राजनीति से जुड़े हुए नाम थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा, विकासवाद के साथ जोड़ा और देश को आगे ले जाने की बात कही। उन्होंने भाई भतीजावाद को धत्ता दिया, भ्रष्टाचार से लोहा लिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चले और कुल मिलाकर के देश को विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आप लोगों ने 2014 के पहले एक ही शब्द सुना होगा, एंटी इनकम्बेंसी, यानी सरकार जो आई वो गई, आना और जाना, एंटी इनकम्बेंसी। ये 2014 के बाद हम शब्द सुन रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी। दिस वर्ड वी आर लिसनिंग आफ्टर 75 years independence for the first time that there are governments which are known as pro incumbency and pro incumbent। 60 साल बाद नेहरू जी तीसरी बार चुनाव जीते थे, लेकिन वो आजादी की लड़ाई के बाद 47 के बाद, 50 के बाद, 52 के चुनाव के बाद उन्होंने 3 बार चुनाव जीते। वो आजादी की लड़ाई के बाद जो ऑरा था उसमें उन्होंने जीता। उस समय विपक्ष बहुत कमजोर था, लेकिन आज विपक्ष भी मजबूत था और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को आपका आशीर्वाद लगातार तीसरी बार मिला है। 60 साल बाद ये हमको देखने को मिलता है। सो दिस इज प्रो इनकम्बेंसी। आपको जिसका जिक्र थोड़ा हमारे सरनायक जी ने भी किया और संजय जी ने कहा कि हम लकी हैं, ऐसा करके उन्होंने कहा। ये हम नहीं, हम सब लकी हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वी आर ऑल लकी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश, आफ्टर 50 years कोई गवर्नमेंट रिपीट हुई है और कोई चीफ मिनिस्टर दोबारा बना है तो वो उत्तर प्रदेश में बना। उत्तराखंड हम दूसरी बार जीत गए, असम हम पहली बार भी जीते थे और लगातार दूसरी बार जीत गए, अरुणाचल प्रदेश हम लगातार तीसरी बार जीत गए, त्रिपुरा हम पहली बार जीते और लगातार अब दूसरी बार जीत गए, नागालैंड हम तिवारा जीत गए, मणिपुर हम दूसरी बार जीत गए। यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकारें अब रिपीट होती हैं, फिर से आती हैं। ये प्रो इनकम्बेंसी का नतीजा है और यही घटना 20 तारीख को और 23 के नतीजे से महाराष्ट्र में भी होगी और हम रिपीट करेंगे, इसको भी हम आगे बढ़ेंगे। हम गोवा में तीसरी बार सरकार हमने बना ली, उसी तरीके से हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना ली। और अगर मैं बात करूं गुजरात की तो वो 6 times
ये लगातार हम सरकार बना रहे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में हम 4 बार लगातार बना रहे हैं, और इस बार हमने उड़ीसा में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही। तो इट्स नॉट मी, इट इज द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये उनका नेतृत्व है जिसके कारण हम प्रो इनकम्बेंसी के साथ साथ दोबारा तिवारा आ रहे हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी के शब्द से हम निकल गए हैं और प्रो इनकम्बेंसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात कि ये सरकार प्रो पुअर है। ये गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनकी चिंता करने वाली सरकार है। प्रो पुअर, प्रो वुमेन, प्रो फार्मर्स, प्रो यूथ, ये इनकी चिंता करने वाली सरकार है। प्रो दलित, प्रो हमारे एसटी भाई, आदिवासी, उनकी चिंता करने वाली सरकार है। और ये रिस्पॉन्सिबल सरकार है, ये रिस्पॉन्सिव सरकार है, और ये अकाउंटेबल सरकार है, जवाबदेह सरकार है। ये हमारे ये है कल्चरल शिफ्ट, ये है संस्कृति का शिफ्ट, ये है राजनीतिक मापदंडों का परिवर्तन। कभी कांग्रेस पार्टी ने कभी मैनिफेस्टो को महत्व दिया? अपना ही मैनिफेस्टो दोबारा लेकर के आ जाते थे, वही भूल जाते थे कि पिछली बार ये वायदा किया है। लेकिन आज रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स आ गई। प्रधानमंत्री मोदी जी हर मंच पर बताते हैं जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये ताकत आई है और इसको हम लोग अकाउंटेबल की दृष्टि से देख सकते हैं। और इसीलिए मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा इसका इम्पैक्ट दुनिया पर भी पड़ा और इसका इम्पैक्ट देश पर भी है। और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम निश्चित रूप से कहेंगे, अभी G20 यहां हुआ था। पहले कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई वो दिल्ली तक सीमित होती थी, लेकिन G20 का सम्मेलन, यह सम्मेलन इंडिया का सम्मेलन नहीं था, यह सम्मेलन भारत का सम्मेलन था। क्योंकि कच्छ से लेकर के कोहिमा तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 100 स्थानों पर लगभग 200+ मीटिंग्स हुई और दुनिया भर के लोग ने भारत के दर्शन किए। यह परिवर्तन आया। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यूनानिमस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ। इंडोनेशिया में नहीं हो पाया था, एक मत के नहीं बन पाए थे, लेकिन दिल्ली जब आए तो एक मत के G20 नेशंस हुए। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रिक्वेस्ट पर G20 में अफ्रीकन नेशंस को शामिल किया गया। यह ऐतिहासिक घटना घटी, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज अगर इंटरनेशनली हम बोलें तो कोई भी आप इंटरनेशनल फोरम लो, G20 में तो हम हैं ही हैं, लेकिन इंडिया एंड पर्सनली प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इनवाइटेड इन G7 ऑल्सो, द पावरफुल G7, ही इज ऑलवेज इनवाइटेड। उसी तरीके से क्वाड में, उसी तरीके से शंघाई कोऑपरेशन में, SCO में, उसी तरीके से ब्रिक्स में, उसी तरीके से U2I2 में, I2U2 में, जिसमें हमारे इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इन सब में आज भारत का प्रतिनिधित्व हो रहा है और इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। और इंडिया जो बोलता है, भारत जो बोलता है, वो इंटरनेशनल मंच उसको आज सीरियसली लेता है। वो एजेंडा बन जाता है और वही मुद्दा बन जाता है जिसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। हम स्टेटस कोइस्ट पॉलिटिक्स से भी दुनिया से अलग हट गए। मोदी जी ने इंडिया फर्स्ट, भारत का इंटरेस्ट फर्स्ट, इसको ध्यान में रख करके, जरूरी नहीं है आज कि सारे देश हमारी बात से सहमत हो, लेकिन आज एक बहुत बड़ा शिफ्ट यह है कि असहमत होते हुए भी दुनिया हमारे को असहमति के साथ भी आदर करती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री रशिया जाते हैं, पुतिन से मिलते हैं, तो वो यूक्रेन भी जाते हैं, ज़ेलेंस्की से भी मिलते हैं। पुतिन के सामने ये साफ साफ कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है और मैं गौतम बुद्ध की नगरी इस देश से आया हूं, ये युद्ध का समय नहीं है।
और आप देखिए इंटरनेशनली ट्रंप कहते हैं मोदी इज माय गुड फ्रेंड, ही इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन, और पुतिन कहते हैं कि मोदी इज ए गुड, कैन बी ए गुड मीडिएटर बिटवीन फॉर रशिया, फॉर द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. तो यू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, द लीडरशिप विच मोदी जी हैज प्रोवाइडेड टू द नेशन. इसलिए इंटरनेशनली अगर हम देखें तो हमको ये समझ में आता है कि आज हमारी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है. पहले मनमोहन सिंह जाते थे अमेरिका तो क्या डिस्कस करते थे? टेररिज्म, पीओके, जम्मू कश्मीर, यही डिस्कस करते थे. आज मोदी जी अगर यूएस जाते हैं एंड ही इज इनवाइटेड इन द पर्सनल हाउस ऑफ जो बाइडेन एंड ही इज ऑल्सो इनवाइटेड एज द स्टेट गेस्ट ऑफ द व्हाइट हाउस, तो हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वहां मोदी जी क्या डिस्कस करते हैं. वहां डिस्कस करते हैं आईटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्निकल सपोर्ट, सेमीकंडक्टर्स. हम नए आयाम को खोलने की बात करते हैं. इसलिए देश का एजेंडा बदलने में इंटरनेशनल फोरम पे भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है. उसको हम सबको ध्यान में रखना चाहिए. एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं सिर्फ समझने के लिए. 2014 के पहले अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक भाषा में, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक phraseology में, India was never named only India. Whenever any international person used to name, it used to say India and Pakistan. India and Pakistan. और बहुत से नेता तो ऐसे थे कि अगर वो न्यू दिल्ली में लैंड करते थे तो अगला स्टॉपेज उनका लाहौर होता था या रावलपिंडी होता था. यानी वो इक्वल रखते थे. और इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया हाइफन पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज था. 2014 के बाद दुनिया के लोगों ने इंडिया के साथ पाकिस्तान बोलना छोड़ दिया है. इंडिया इंडिया हो गया, पाकिस्तान रह गया जहां रखा. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ फ्रेजोलॉजी चेंजेस, हाउ टर्मिनोलॉजी चेंज करती है. और डिप्लोमेटिक भाषा की भी ताकत होती है, अपना एक उसमें से एक सेंस होता है. तो वो सेंस जो निकलता है वो आपके साथ मैं शेयर करते हुए इस बात को आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि किस तरीके से आज भारत को देखने का नजरिया बना है और भारत आज उस तरीके से आगे बढ़ रहा है जो इंटरनेशनल फोरम्स में भी उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है. मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि आज देश, आप ही देखिए, मुंबई थाने की बात कीजिए, आपको 2014 के बाद तस्वीर में अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? डू यू सी द डिफरेंस? कोई रोड नहीं है जिसके ऊपर एलिवेटेड रोड नहीं है. कोई रोड नहीं है जहां मेट्रो का काम नहीं चल रहा है. कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अंडरपास नहीं बन रहा है. यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 10 सालों में 12 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. और मोदी जी ने तय किया स्पीड, scale and skill, quality not to be compromised, scale not to be reduced and speed not to be reduced. स्पीड भी रहे, स्केल भी रहे, और इस तरीके से 10 सालों में इस लंबी यात्रा को किया गया है. आज आपको गौरवान्वित होने की बात है कि इंडिया 2014 में अंतरराष्ट्रीय जगत में अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर खड़ा था. वी वर द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी. Today we are the 5th largest economy. 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं. और हमने ब्रिटेन को पछाड़ा है. ब्रिटेन जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको हम पछाड़ चुके हैं. और आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं. और मोदी जी के तीसरे टर्म में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं. उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है. और उसी तरीके से ये जो हमारा ये इकोनॉमिस्ट जो वीकली जर्नल है इंग्लैंड का, वो भी बताता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज चेंज्ड, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को बदल दिया है और बैंकिंग सिस्टम आज बेनिफिशियरी हो रहा है, वो बेनिफिट में प्रॉफिट में जाने लगा है. ये डिफरेंस उन्होंने बताने का प्रयास किया है. इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी मैन्युफैक्चरिंग 5 एक्सपोर्ट्स, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हमारी 500% बढ़ गई है. फार्मा में हमारे एक्सपोर्ट 138 टाइम्स बढ़ चुका है.
ये 10 साल में 138 टाइम। हम आज दुनिया की फार्मेसी बन गए हैं। सबसे सस्ती दवा और इफेक्टिव दवा आज भारत बना रहा है और दुनिया को सप्लाई करने का काम भारत कर रहा है, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2014 में आपके मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, ये आपके मोबाइल पे लिखा होता था। आज 97% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है और एप्पल भी मेड इन इंडिया हो गया है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हम चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। टॉय के हम मैन्युफैक्चरिंग में हम तीसरे नंबर पर खड़े हो गए। 2014 के पहले हमारे गणेश जी भी चाइना से आते थे, जिसको दिवाली में आप पूछते थे ये गणेश भगवान भी चाइना से बन करके आते थे। आज हम टॉय इंडस्ट्री में तीसरे नंबर पर खड़े हैं और हम उस मार्केट को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट में इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट मार्केट। वी हैव ओवरटेकन जापान। यानी आज किस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है उसको समझना चाहिए। दो महत्वपूर्ण सोशल सेक्टर के पिलर्स हमारे एजुकेशन एंड हेल्थ, दोनों की नई पॉलिसी लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी आए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल और जिसको कहा जा सकता है कि हर तरीके से ग्राह्य करने वाली शिक्षा, और जिसमें भारतीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा हो सके, इसकी व्यवस्था नई एजुकेशन पॉलिसी ने दी है ताकि भारत के विद्यार्थी शिक्षा में आगे बढ़ सके। इसका प्रयास हुआ है। हेल्थ होलिस्टिक हो गई है। पहले हम सिर्फ क्यूरेटिव पर ध्यान देते थे, पहले मरीज बनाओ फिर क्योर करो। आज हम प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, पैलिएटिव सबकी चिंता कर रहे हैं और होलिस्टिक हेल्थ केयर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज लगभग 1,73,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। 30 साल की उम्र में हम लोगों ने कोशिश की है कि सबका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड शुगर, ये सब चीजें चेक हो, डेंटल, मेंटल, हर चीज चेक हो, ताकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हम बचा सकें, ताकि हम रेनल फेलियर से बचा सकें, ताकि हम डायबिटीज के इम्पैक्ट से बचा सकें। इन सब चीजों का प्रयास आज होलिस्टिक अप्रोच के तहत करने का प्रयास हुआ है और उसको नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हूं। जिस समय कोरोना आया था तो मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं था, लेकिन उससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री था। देखिए भारत कैसे बदला है इसको आप समझिए। सबसे पहली बात, इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 25 से 27 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया के लिए दवाई को आने में 20 से 25 साल लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 years. It came in 2006 and it was invented in 1906 in Japan. ये कैसे चल रहा था काम? हेपेटाइटिस बी के दवाई को आने में 20 साल लग गए। लेकिन कोरोना का पहला केस मोदी जी के जब का नेतृत्व में दूसरी बार में मोदी 02 में जब कोरोना का पहला केस जनवरी 27 को आया, कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने के लिए अप्रैल 19 को एक टास्क फोर्स बैठाई गई और 9 महीने के अंदर 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को दिया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात और बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन लगा, 100% लॉकडाउन ओबे हुआ। वेस्ट की कंट्रियों में स्ट्राइक हो गया लॉकडाउन पर। वेस्ट तय नहीं कर पाया, अमेरिका तय नहीं कर पाया लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाया हटाया, लगाया हटाया। लेकिन भारत ने लगाया, देश को तैयार किया और लॉकडाउन हटाया और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में हुआ 220 करोड़ डबल डोज के साथ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। और इसके साथ साथ जब हम आपको इसके बारे में चर्चा करते हुए बता रहे हैं तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 100 देशों को भारत ने
वैक्सीन मैत्री के तहत अपनी वैक्सीन पहुंचाई एंड आउट ऑफ 100 48 कंट्रीज को मुफ्त पहुंचाई। और कितनी पहुंचाई? 30 करोड़ डोज पहुंचाए सारे दुनिया को, 100 देशों को आज भारत ने। यानी भारत आज मांगने वाला भारत नहीं है, अब ये देने वाला भारत हो गया। ये अंतर आया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए मैं जब इन सारी चीजों की चर्चा करता हूं तो इसलिए हेल्थ के विषय में बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश को बचाया, 140 करोड़ के देश को किस तरीके से कोरोना से बचाया है, ये हमको समझने वाली बात है। बहुत छोटे से अरसे में ऑक्सीजन सप्लाई सब जगह पहुंचाने की व्यवस्था की गई, इसकी भी व्यवस्था की गई। इसलिए कोरोना मैनेजमेंट में दुनिया मानती है भारत का लोहा, और मोदी जी के नेतृत्व को मानती है, जिसने कोरोना मैनेजमेंट में मानवता की सबसे बड़ी सेवा की। अब मैं अगर सिक्योरिटी की बात करूं, यही मुंबई में 26/11 हुआ, यही यूपीए की सरकार डोजियर लेके फिरती रही पाकिस्तान के पास। अभी भी वो डोजियर पड़ा हुआ है, ये डोजियर लेके फिरते रहे, कसाब को बिरयानी खिलाते रहे। लेकिन अगर उरी में कोई घटना घटी तो 15 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने करके दिखाया। अगर पुलवामा में घटना घटी तो 15 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक करके दिखाया और बताया, और पाकिस्तान चूं तक नहीं कर सका, बोल तक नहीं सका। और यहां हमारे कांग्रेस के भाई प्रमाण मांगने लगे, प्रमाण। आप देखो क्या क्या राजनीति हो गई है। यानी एनडीए का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे, इस तरीके की स्थिति आई। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, मेरा बॉर्डर भी लगता है, और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर तो पाकिस्तान के साथ लगता है। हम जानते हैं बॉर्डर पर गोली चलती थी, तो बॉर्डर से पुंछ पर गोली चली तो वो बेचारा नगरोटा हेडक्वार्टर होता है आर्मी का, नगरोटा को रिपोर्ट करता था। नगरोटा चंडी मंदिर को, हमारे हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करता था। चंडी मंदिर दिल्ली को रिपोर्ट करता था, और दिल्ली बोलता था रुक जाओ, मैं बताऊंगा आपको क्या जवाब देना है। यह थी हमारी स्थिति। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, जहां से गोली चले, जब तक वहां गोली के साथ साथ गोली चलाने वाला शांत ना हो जाए, गोली बंद नहीं होनी चाहिए। आज एक टेररिस्ट की उम्र डिक्लेयर होने के बाद उसकी उम्र 1 से 1.5 सप्ताह से ज्यादा नहीं है, 1.5 सप्ताह से ज्यादा नहीं है। ये है हमारी सिक्योरिटी का। एक डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे कि फौज उधर से ना आ जाए इसलिए हम सड़क नहीं बना रहे, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज डिफेंस को इतना मजबूत कर दिया है कि हजारों किलोमीटर की सड़क बना दी है। आज भारत की आर्मी 1.5 दिन के अंदर बॉर्डर पर पहुंच करके लड़ने के लिए तैयार है और सक्षम है। यह हमारी ताकत बन गई है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, हमारे महाराष्ट्र के ही शिंदे साहब, सुशील शिंदे जी, उस समय के गृह मंत्री, वो कहते थे लाल चौक जाने में डर लगता है, गृह मंत्री बोलते थे। आज महाराष्ट्र का टूरिस्ट रात को 10 बजे लाल चौक पर सेल्फी खिंचवाता है, यह फर्क है। दिस इज द डिफरेंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है हम लोगों ने। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने हीरा को आगे बढ़ाया। हाईवे, H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवेज, A फॉर एयरवेज। अगर मैं हाईवे की बात करूं तो नेशनल हाईवे लगभग 1,40,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन गए। 4 लेन, 6 लेन, एलिवेटेड रोड, हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और महाराष्ट्र में 13,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बन रहा है, 13,000 किलोमीटर्स। और जो 4 ग्रीन फील्ड, जिसमें से 2 पार्शियली कंप्लीट हो गए हैं और 2 पर इंप्लीमेंटेशन का काम शुरू हुआ है, दिल्ली, मुंबई और इंदौर, हैदराबाद, सूरत, नासिक, अहमदनगर और सोलापुर चेन्नई,
ये ग्रीन फील्ड हाईवेज, इस पर काम चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट आएगा और कितना उसका असर पड़ेगा। उसी तरीके से मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए अटल सेतु का काम पूरा हुआ, कमीशन हुआ, वो भी आप सबके सामने है। उसी तरीके से इंटरनेट में मैं बताना चाहूंगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हैं वो 6,83,000 किलोमीटर की बिछाई जा चुकी हैं और गांव से जोड़ने का काम 6,83,000 किलोमीटर्स की ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाई गई है। 2 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से OFC से जोड़ दिया है और सैटेलाइट से जोड़ दिया है। महाराष्ट्र में 8,975 पंचायत आज ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हैं और कॉमन सर्विस सेंटर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही कांग्रेस के लोग थे ना जो बोलते थे भारत तो अनपढ़ है, यहां इंटरनेट क्या करेगा, क्या काम होगा वाईफाई का, यहां 5G क्या करेगा, ये तो अनपढ़ देश है। ये कांग्रेस के लोगों ने बोला। जब उनके ही आयुष्मान कार्ड को हम लोगों ने लिंक करने का प्रयास किया लाभार्थी के साथ, तो उनको लगा कि उनकी जो भ्रष्टाचार चलता था, लीकेज, पिल्फरेज, ये सब बाहर आएगा, तो वो उसका भी विरोध करने लगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर आज पंचायतों में हैं और हमारा युवा वहीं से ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है। यह बदलता भारत है जिसको आपने अनपढ़ भारत कहा था। और मैं एक बात और कहूंगा 5G में, आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। मैं गांव से आता हूं, मेरे को बहुत खुशी होती है कि आज हमारी गांव की महिला सर पर ये घास का पुल्ला, घास का पूरा बोझा उठा के और एक हाथ में मोबाइल लेकर के हंसते हंसते चल रही है और मोबाइल पे बात कर रही है। ये गांव की तस्वीर है। और आपने भी देखा होगा, थाने में भी देखा होगा और दूर सुदूर में भी देखा होगा कि आपका सब्जी वाला भी अब QR कोड रखता है और QR कोड से पेमेंट लगता है। ये इंटरनेट की बात करने में आप देखिए कॉमन मैन किस तरीके से जुड़ा है। UPI में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, 40% ऑफ द ट्रांजैक्शन आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये एक बदलते भारत की हम जो तस्वीर देखते हैं। रेलवेज की हम बात करें, आज 100 वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं, 97% रेलवेज इलेक्ट्रिफाइड हो गए हैं। 13 गुना रेलवेज का बजट महाराष्ट्र का बढ़ा दिया गया, 13 टाइम्स। और अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो पहले 74 एयरपोर्ट्स थे, आज 158 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि आपका नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको भी फुल्ली ऑपरेशनल कर रहे हैं, 2025 में हो जाएगा। उसी तरीके से न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के लिए 423 करोड़, कोल्हापुर के लिए 250 करोड़। हर दृष्टि से आपका, परसों में शिरडी था, शिरडी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके लिए 500 करोड़ रुपए। यानी और मुझे बड़ी खुशी होती है, अभी मैं नासिक जाऊंगा, जहां लैंड करने वाला हूं, वहां क्या लिखा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप देखिए हाउ वी आर थिंकिंग, हाउ मोदी जी इज थिंकिंग, कैसे लिंकेज करने की बात हो रही है, कैसे दुनिया के साथ जुड़ने की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे और जब बनाएंगे तो पैसेंजर भी आएगा और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आएंगे और विकास होगा। इस तरीके से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अब मैं प्रो पुअर की बात करना चाहूंगा। अगर मैं प्रो पुअर की बात करूं तो नीति आयोग ने बताया कि 25 करोड़ पीपल, 25 करोड़ लोग आज भारत के गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। 25 करोड़, यानी वो BPL लेवल से ऊपर आ गए हैं, मिडिल इनकम ग्रुप में आ गए हैं। और अति गरीबी भारत की, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है, भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है, लेस देन 1% हो गई। हाउ इट हैज हैपेंड? इट हैज हैपेंड बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना के समय से अभी तक और आगे लगातार जारी है, 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ के जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का काम लगातार चल रहा है। कोई भूखा ना सोए, इसकी व्यवस्था की है। इस कारण से आज गरीबी की रेखा से लोगों का ऊपर उठना होना शुरू हो गया है, 80 करोड़ लोग। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में गरीब कल्याण अन्न योजना में 6 करोड़, देखिए आप बात समझिए,
हमारी आबादी महाराष्ट्र की 13 करोड़ है और 6 करोड़ 53 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भोजन व्यवस्था की जा रही है और थाने में 1,85,000 लोग हैं जिनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है। ये परिवर्तन आया है और इसलिए खाने की व्यवस्था, एक समय में आपने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान, इस पर पिक्चर बन गई थी। आज रोटी की व्यवस्था, भूख की व्यवस्था, और 13 करोड़ की आबादी में अगर 6 करोड़ 53 लाख लोगों को अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जोड़ा है तो महाराष्ट्र की कितनी बड़ी सेवा हो रही है, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, मुझे बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बनाया। देखिए 140 करोड़ का देश, यहां 55 करोड़ लोग यानी 40% की आबादी लगभग को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का सालाना एवरी ईयर हेल्थ कवर दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए का। और आपने उसको बढ़ा करके 5 लाख का वायदा किया है, आप उसको 10 लाख करेंगे। और मोदी जी ने एक चीज और जोड़ दी है, वो भी मैं आपको बता दूं कि जो भी 70 साल से उम्र का ज्यादा का व्यक्ति होगा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का, किसी भी सोशल स्टेटस का, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस का, एवरीबडी विल बी कवर्ड विथ 5 लाख रुपीज ऑफ हेल्थ कवरेज टिल डेथ, जीवन के अंतिम सांस तक। तो ये आयुष्मान भारत से जोड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान बनाए गए। आपके 30,000 घर संजय जी थाने में बने हैं, 30,000 घर, और 28 लाख घर महाराष्ट्र में बने हैं। और अभी हम लोगों ने तय किया है 3 करोड़ घर, मोदी जी ने तय किया है 3 करोड़ घर और बनाएंगे ताकि कोई भी पक्के छत के नीचे सोए, कोई बगैर पक्के छत के नीचे न सोए, सबको पक्का छत मिले, कच्चे छत के नीचे न सोए, इसकी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हम 6,000 रुपए दे रहे हैं, 2,000 एवरी फोर्थ मंथ, और आपने उसमें जोड़ करके 2,000 और कर दिया है। और आपने वायदा किया है कि आपकी सरकार आएगी और आएगी ही तो आप उसको 15,000 रुपए साल का कर देंगे। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उसका लेकिन असर क्या हुआ है कि आज 85 लाख हमारे किसान आज महाराष्ट्र के हैं जिनको ये फायदा मिल रहा है, और 6,180 बेनिफिशियरीज जो हैं वो आपके थाने जिले के हैं। इस तरीके से ये व्यवस्था की जा रही है। तो यानी प्रो पुअर, किस तरीके से किसान की ताकत मिले, गरीब को ताकत मिले, महिलाओं को उज्ज्वला योजना में ताकत मिले, उजाला योजना से। अब प्रधानमंत्री मुफ्त हर घर सूर्य योजना, हम लोगों ने तय किया है कि 30% ऑफ द बिल विल बी रिड्यूस्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बिजली का बिल आने वाले समय में 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सौर ऊर्जा जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आपको 80,000 का सपोर्ट दिया जाएगा। आप सोलार एनर्जी से आप पावर जनरेट करें, और जो आपके मकान में लगेगा वो तो लगेगा, जो बच जाएगा वो ग्रिड में चला जाएगा और उसका आपको पैसा मिलेगा, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। ये इनोवेटिव सोच के साथ आगे बढ़ा है। महाराष्ट्र को टैक्स डिवोल्यूशन में 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र को ग्रांट इन एड 3.5% बढ़ा दिया गया है। और उसी तरीके से मेट्रोज को, मुंबई हो, नवी मुंबई हो, नागपुर हो, पुणे हो, सब जगह मेट्रोज को बढ़ावा देने का काम किया गया है। पिछले 4 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स का शिलान्यास किया या उद्घाटन किया। इस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया है। तो यानी कोशिश हुई है कि डेवलपमेंट के दृष्टि से काम किया जा सके। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में खोला गया। कभी सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र को भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलेगा। आज गरीब आदमियों की सेवा के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिल गया। अब इन लोगों ने तय किया है कि आपको वो लड़की बहना योजना के तहत आप लोगों को, अभी बहनों को, महिलाओं को 1,500 रुपए देने का तय किया। 4 किस्तें दे दी गई हैं। अब हम 5वीं किस्त दी जा रही है। और हम लोगों ने तय किया है, आप सरनायक जी को जिताइए, हमारे संजय जी को जिताइए, चारों के चारों सीटें जिताइए, आप हमारी सरकार बनाइए। यह बढ़ करके 2,100 रुपए हो जाएगा और उस तरीके से विकास के साथ जोड़ा जाएगा।
किसान सम्मान निधि मैंने बता दिया 12,000 देते हैं, 15,000 कर दिया जाएगा। और हर एक गरीब के लिए फूड और पुअर के लिए शेल्टर, ये थाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना होगी, क्योंकि जो बेचारे फुटपाथ पर रहते हैं उनकी सोने की व्यवस्था होगी, उनके भोजन की व्यवस्था होगी, उसको भी समझ लीजिएगा। और इसी के साथ साथ 10 लाख विद्यार्थियों को 10,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा 2 साल के लिए, ताकि वो अपनी शिक्षा पूरा कर सकें। और सबसे बड़ी बात कि आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 15,000 पर मंथ का ऑनरेरियम दिया जाएगा, सो दैट दे लिव लाइफ विद डिग्निटी। इस तरीके से विकास को आगे जोड़ने का प्रयास किया है। मैं यहाँ आपके सामने मैंने ये तस्वीर तो खींची, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र में सरकार चली है, उसने विकास को धरती पर उतारा है। और मैं हमेशा बोलता हूं डबल इंजन के सरकार का इंपैक्ट समझिए। और जब मैं डबल इंजन सरकार के इंपैक्ट बताना चाहता हूं तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताइए ये अगाड़ी ने बैक गियर लगाया था मुंबई मेट्रो की कि नहीं लगाया था, कि नहीं लगाया था? आप बताइए धारावी पुनर्विकास को रोका था कि नहीं रोका था? आप बताइए बुलेट ट्रेन को रोका था कि नहीं रोका था? आप बताइए कोस्टल रोड को रोका था कि नहीं रोका था? आप बताइए पुणे आउटडोर लिंक रोड को रोका था कि नहीं रोका था? नवी मुंबई एयरपोर्ट को रोका था कि नहीं रोका था? अटल सेतु को रोका था कि नहीं रोका था? और तो और छोड़िए, ये जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना है, इसके खिलाफ कोर्ट में गए कि नहीं गए? अब आप बताइए, इन लोगों ने सब चीजों को रोकने का काम किया कि नहीं किया? अब 20 तारीख को इनको रोक देना, इसकी चिंता कर लेना। इनको ब्रेक लगा दो, इनको घर बैठा दो। और मैं बार बार बोलता हूं, इन लोगों को काम दो, उनको आराम दो। वो घर बैठे आराम करें, काहे को राजनीति में आए? हर चीज पे ब्रेक लगाते हो, अगाड़ी बोलते हो, काम पछाड़ी वाले होते हैं, पीछे करने वाले होते हैं, रोकने वाले होते हैं। क्या है ये? अगाड़ी नाम से चलते हो आप, और आप सारी चीजों को पीछे कर रहे हो। रोकना है कि नहीं रोकना है इसको? बोलिए, ब्रेक लगाना है कि नहीं लगाना है? ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति चलने देनी है क्या? आप बताइए, अभी कर्नाटक में इन्होंने एक नया नियम बना लिया। क्या नियम बनाया कि सरकारी टेंडर में भी और प्राइवेट टेंडर में भी 4% माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन होगा। टेंडर में माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन होगा। और ये ओबीसी, एससी और एसटी के हकों को मार करके माइनॉरिटीज के नाम पर मुस्लिमों को देने का प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना की सरकार कांग्रेस पार्टी की 4% का आरक्षण लगाना चाहती है। कर्नाटक की सरकार ने फिर से आरक्षण लगाने का प्रयास किया। हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और ये समाज को बांटने का काम करते हैं। ये हमको समझना चाहिए। आप बताइए, हम लोगों ने कोई भेदभाव किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में? कभी किसी भी योजना में कोई भेदभाव किया है प्रधानमंत्री जी? सबको साथ लेकर के चले। लेकिन इनका बस चले तो ये हर जगह इसी काम को करते हैं। और दूसरा देखो, ये पहली बार भारत के संविधान के तहत जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण हुई फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये कांग्रेस के लोग, ये राहुल गांधी संविधान लेके घूमता रहता है। जब देखो तो संविधान की किताब अंदर पढ़ा कुछ नहीं होगा, इसको मालूम नहीं। इनको मालूम नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर लिख करके गए हो कि रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। लिख करके गए, कभी पढ़े तो खोल के ऐसी किताब दिखाते रहते हैं। जो थमा दिया वो थमा पकड़ लेते हैं और उसको बार बार घुमाते हैं। डज नॉट नो इवन द ABCD ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का कुछ जानकारी नहीं इनको। तुष्टीकरण कर रहे हैं, डायलॉग
ओबीसी का हिस्सा, एससी का हिस्सा, एसटी का हिस्सा, इसका हिस्सा लेकर के माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देना चाहते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन। मनमोहन सिंह कहते हैं इस देश का पहला हक माइनॉरिटीज का है संसाधन पर, और उसमें भी मुस्लिम का है। ये डिवाइड एंड रूल है कि नहीं है? ये तुष्टीकरण है कि नहीं है? इसलिए ये जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, अभी क्या किया इन्होंने, आज पहली बार भारत के संविधान के तहत शपथ ली जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने, और वहां पर प्रस्ताव क्या लाते हैं, हम धारा 370 को फिर से लाएंगे, धारा 370 को फिर से लाएंगे। आप भूल जाइए, ये भारत है मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला। अब जम्मू कश्मीर संविधान के दृष्टि से भारत के अभिन्न तरीके से जुड़ा हुआ है, और उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये हमको ध्यान रखना है। अभी टिस की रिपोर्ट आई है मुंबई के बारे में कि यहां की डेमोग्राफी बदल रही है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेशी आकर के यहां सेटल हों, बांग्लादेशियों को यहां पर सेटल किया जाए, रोहिंग्यास को ला करके यहां सेटल किया जाए। और टिस की रिपोर्ट है कि डेमोग्राफी ऑफ मुंबई इज चेंजिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, और ये अपने वोट बैंक की राजनीति में चले हुए हैं। और मुझे तो सबसे ज्यादा दुख उद्धव जी पर होता है। मुझे दुख इसलिए होता है कि बाला साहब ठाकरे ने कहा कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, और ये जाकर के उनके गोद में बैठ गए सत्ता के लिए। ऐसी परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई। ये जो राजनीति है जिसमें इस तरीके का घालमेल चल रहा है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अब देखिए ये किस तरीके से लोगों को डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब अफजल कौन था? अफजल मास्टरमाइंड ऑफ पार्लियामेंट अटैक। उसको फांसी की सजा किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। उसको माफी किसने नहीं दी? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने। यानी कातिल हो गए प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति, और कातिल हो गया जज। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वो नारे सुनो। और भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और राहुल गांधी दूसरे दिन जेएनयू में इन लोगों के साथ जाके खड़ा हो जाता है, और एक जिसको ये आरोपित है उसको अपना कैंडिडेट बनाता है। और ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं, ये नफरत का सामान बेचते हैं, ये देश को बांटने का काम करते हैं। बाटला एनकाउंटर में मारे गए टेररिस्टों पर है वो सलमान खुर्शीद बोलता है कि सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोई टेररिस्टों के लिए। क्या है, क्या हो गया है? और ये ओबीसी के बड़े चैंपियन बनते हैं आजकल, ओबीसी 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 करते हैं। मोदी जी के कैबिनेट में आज 27 मंत्री ओबीसी के हैं। मोदी जी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। आप ओबीसी के चैंपियन बन रहे हैं। काका कालेलकर की रिपोर्ट आपने बाहर नहीं आने दी, मंडल कमीशन आपने बाहर नहीं आने दिया। आपकी पूज्य दादी और आपके पूज्य पिता उस पर बैठे रहे। मंडल कमीशन तब लागू हुआ जब बीजेपी की समर्थित सरकार केंद्र में आई, तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ। आज आप ओबीसी के चैंपियन बन रहे हैं। मैं पूछता हूं राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी हैं? मैं पूछता हूं कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार में चलने वाली एडवाइजरी काउंसिल में कितने ओबीसी थे? मैं पूछता हूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? क्या आप लोग किस तरीके की राजनीति कर रहे हो और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हो? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिंदे जी के नेतृत्व में यहां पर बहुत अच्छा काम हुआ है। सब लोगों ने मिलकर के काम किया है। देवेंद्र भाई ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और जब मैंने कहा कि एक ब्रेक लगाने वाली सरकार है, तो साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि मोदी जी ऊपर से जितना डालते हैं, जब तक ये अगाड़ी की सरकार थी नीचे छेद था, सारा जाता रहा, सारा पिलफरेज होता रहा। अब
हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार चाहिए ताकि ये सारे काम आगे बढ़े और महाराष्ट्र मुख्य धारा में आगे बढ़े। और जो संकल्प लिया है 1 ट्रिलियन की इकॉनमी महाराष्ट्र को बनना है, उसको हम साकार करें, उसको हम आगे बढ़ाएं। ये मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों ने बहुत संयम से मेरी बात को धैर्य से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे संजय जी को, जो मृदुभाषी हैं, सबकी चिंता करते हैं, दिन रात काम में जुटे रहते हैं और इन्होंने आपकी सेवा की है, और उसी तरीके से हमारे अपने प्रताप सरनायक जी को, इनको आप चुनाव जिताइए। ये चौथी बार होगा ना, चौथी बार लगातार आपकी सेवा में जुटे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आपके हर सुख दुख में शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ जो 2 हमारे अन्य प्रत्याशी हैं उनको भी आप जिताएं और थाने में यहाँ पर महायुति की हर तरफ जय जयकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।